तैयार हो जाइए बाजार के लिए एक और बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां ग्लोबल बाजारों से है मजबूत संकेत। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज खुलेगा रुपया, कच्चा तेल 70 की तरफ बढ़ता हुआ और कल की बाजार में बैंक निफ्टी की भारी उतार चढ़ाव। तो सेशन रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो बहुत सारे संकेत है, जैसे अनिल जी आपको बता ही रहे थे। फटाफट से वो सारे के सारे संकेतों को हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपके सामने लेके आते हैं, तस्वीरें भी दिखेंगी ताकि आप समझ भी पाए अच्छी तरह से कि क्या क्या चीज किस किस चीज से असर पड़ेगा। पहले तक ग्लोबल मार्केट का असर, एसएक्स निफ्टी ऊपर तो है, यूएस मार्केट्स ऊपर तो है, लेकिन ये सारा का सारा कन्विक्शन उतना ढांढस क्यों नहीं बता पा रहा है। क्या कल की लास्ट के 1 घंटे की 70 अंकों की एकदम से जो निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो कुछ वजह है? कैसा मन क्यों नहीं कर रहा है कि आज एसएक्स निफ्टी को बहुत अच्छी तरह से हम एंजॉय करें? इस पे जरूर एनालिसिस होगा। एक और बात, 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया कच्चा तेल $69 के आसपास। ये डर की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ डर वाली बात हो सकती है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और चीज है कि आज 3 दिन की बैठक शुरू हो रही है। आपके काम का दिन 4 तारीख को ज्यादा है। आज बैठकों का दौर चलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है, उसमें करेंसी का क्या रोल होगा, उसमें ब्याज दरों का क्या रोल होगा। शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 3 दिन की बैठक चलेगी। एसएनपी ने टाटा स्टील का आउटलुक पॉजिटिव कर दिया। एसएनपी 2 दिन के बाद बता रहा है, हमने 2 दिन पहले आपके सामने बात रखी थी कि मेटल्स को लेकर थोड़ा बुलिश हो जाइए। कल भी एक रिपोर्ट आई थी, कल भी टाटा स्टील आज का हीरो की शेयर में हमने शामिल किया था और आज एसएनपी ने उसको लेकर पॉजिटिव व्यू रखा है, आउटलुक पॉजिटिव कर दिया। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर आज आपको अलग अलग स्टॉक्स पे, ओवरऑल इंडेक्स पे आपको असर पड़ता हुआ दिखेगा। आज हम वापस से शुरुआत कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट के संकेत तो पॉजिटिव है, क्या इसको बेहद पॉजिटिव माने, सिर्फ पॉजिटिव समझे सर? देखिए डिम्पी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कच्चा तेल जो 70 के करीब पहुंच रहा है वो थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि धीमे धीमे करके ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। पहले लग रहा था कि $67 को पार नहीं कर रहा, कब पार करके टिका, फिर 68 को नहीं कर रहा था, 68 को पार करके थोड़ा तेजी से निकला है, 70 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी चिंता की बात है, और वो इसके बाद ये देखना होगा कि रुपए की शुरुआत कैसी होती है। जो ₹69.15 पर हम बंद हुए थे शुक्रवार को, सोमवार को, कल तो छुट्टी थी, और 19 पैसे की जो बढ़त मिली थी रुपए में, क्या आज रुपए में कमजोरी होती है? अगर रुपए में कमजोरी होती है तो फिर बाजारों के लिए थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रुपए की कमजोरी पर 1-on-1 बाजार को रिलेशन देते नहीं, आजकल ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत तेजी करने की गुंजाइश नहीं बनती। फिर ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी तेजी को सीमित कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक बढ़िया बात है वो हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो देखनी चाहिए। दुनिया भर के बाजारों में जो जबरदस्त तेजी होती दिख रही है, आपको याद है बीच में एक दिन अमेरिकी बाजार काफी तेजी से गिरे थे, रिसेशन की खबर पे, और हम यही कह रहे थे कि ये रोज चलता रहेगा। एक दिन बोलेंगे रिसेशन है, दूसरे दिन बोलेंगे कि ब्याज दरें कम है तो इक्विटी के लिए अच्छा है, और वही होता दिख रहा है। आप देखिए जितना गिरते नहीं उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। 325 पॉइंट डाउ बढ़कर बंद हो रहा है। और तो कल वापस से यूएस मार्केट्स में ग्रोथ को लेकर फिर से उत्साह आ जाएगा ग्रोथ है। तो कभी आप ये देखेंगे कि ब्याज दरें कम है, ग्रोथ आएगी, कभी ये कहेंगे ब्याज दरें कम है, ग्रोथ स्लो डाउन होगा। ये चलता रहेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रोज का, जिसको कहते हैं हम आम बोलचाल के, ये रोज का नाटक है इनका है ना। तो अमेरिका में अल्टीमेटली हर रोज थोड़ी कोई चीजें बदलती हैं। मार्केट को हर रोज ट्रेड करना है, भाव हर सेकंड बदलते हैं। ऐसा थोड़ी कि 1 सेकंड में टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी हो गई, 1 सेकंड में खराब हो गई, 1 सेकंड में कोई खरीद रहा है, ये तो चलता रहेगा। तो अमेरिका में भी ये सब चलता रहेगा, और इसको लेकर बहुत ज्यादा न तो उत्साहित होने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। हमें हमारे फैक्टर्स पर फोकस करना है, और ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो फैक्टर 2 हैं काम के, वो 2 फैक्टर काम के यही हैं। एक तो कच्चा तेल, और दूसरा रुपया आज किस तरह से खुलता है, बस। ठीक है, अब आते हैं जरा एफआईज और डीएस के आंकड़ों पर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, और दूसरा सेंटिमेंट, ट्रेंड और एफ&ओ क्या कह रहा है? देखिए, बाकी आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पे रखे हैं, एफआईज के संकेत मैंने पॉजिटिव रखे हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पे हैं, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल। सेंटीमेंट कल के उतार चढ़ाव के बाद कॉशियस से पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, और कॉशियस भी पूरा नहीं बोलूंगा, है तो पॉजिटिव साइड में ही, लेकिन सावधानी से थोड़ा हम पॉजिटिव साइड पर। ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो फिर आज की रेंज निफ्टी की 11,625 11,725, ये 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, जिसमें आपको आज ट्रेड करना है। ये है छोटी रेंज, और मीडियम रेंज है। इस रेंज के बाहर निकले तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए, यानी कि नीचे की तरफ 11,570 और ऊपर की तरफ 11,775। इस रेंज के बीच में शायद हम वक्त बिता दें, ज्यादा संभावना ये दिखती है। एक्सट्रीम रेंज आज मैंने दी नहीं है। हालांकि ये बात सही है, 11,760 का लाइफ टाइम हाई, अगर उसके पार निकल कर टिक जाए और ट्रेड करने लगे तो एक
बड़ी तेजी की जगह खुल जाती है, फिर वही खुला नीला आकाश ब्लू स्काई जोन है आपके लिए। लेकिन अभी देखते हैं, एक बार ऐसा लगता है कि वहां पर रुकना चाहिए, फिर देखते हैं। ऐसे भी ट्रिगर्स नहीं कि बहुत तेजी से आप भाग जाएं, लेकिन करेंसी मार्केट अगर आज फिर से सपोर्ट कर दे कच्चे तेल के बावजूद तो हो सकता है। हांगकांग वगैरह तो कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा, कल काफ़ी भाग चुका, तो आज 25 से 50 पॉइंट ही ऊपर है, तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ट्रेड होना ये ज़्यादा संभावना दिखती है। अब आइए बैंक निफ्टी 30-200 30-500 ये छोटी रेंज है बैंक निफ्टी की, इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। इस रेंज को तोड़ेगा संभावना कम है, लेकिन अगर किसी भी तरफ तोड़े तो 150 पॉइंट और गिन लीजिए जो मीडियम रेंज के तौर पर आपके काम करेगा। 30-200 के नीचे फिसलने के बाद 30,050 अगला अहम सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर 30,500 के पार निकलने के बाद 30,650 जो कि लाइफ टाइम हाई कल हमने बनाया, वो अब आपके लिए अगला अहम सपोर्ट हो सकता है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आज के अहम सपोर्ट जोन क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? 11,570 11,625 ये निफ्टी के लिए बेहद मजबूत 50 पॉइंट की सपोर्ट रेंज है, और इस रेंज को जब तक ना तोड़े तब तक आपके ट्रेंड में पॉजिटिव से न्यूट्रल का बदलाव भी नहीं आएगा। न्यूट्रल होने के लिए ट्रेंड भी 11,570 के नीचे ट्रेड करना जरूरी है। बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड न्यूट्रल करने के लिए 30,050 30,200 की रेंज को तोड़ना जरूरी है। जब तक ये नहीं तोड़े तब तक कोई डरिए घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जरा लॉन्ग पोजीशंस पे आते हैं, जिनकी कल की तेजी की पोजीशंस खड़ी है। कल उनको इससे डर नहीं लग रहा था कि उनकी तेजी की पोजीशन लगी है, कल उनको ये लग रहा था कि निफ्टी को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं 70 पॉइंट खाली करने में। तो बढ़ते भी तो ऐसे ही हैं। बढ़ते भी ऐसे ही, बट कल का जो मूव था बैंक निफ्टी का, बल का लाल निशान में भी आ गया था, क्लोजिंग में हमको लाल निशान दिखी, ये कितना चिंता का कारण है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या चिंता करनी है, ये तो आएगी प्रॉफिट बुकिंग। लाइफ टाइम हाई पे नहीं आएगी तो कब आएगी? अगर जिस आदमी ने 11,738 जो क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई है आपका 28 अगस्त का, उस दिन खरीदारी की, 28 अगस्त से अभी कितना हो गया टाइम, लगभग 8-9 महीने। 9 महीने बाद अगर आपका भाव आएगा तो आप नहीं बेचेंगे कि भाई मेरे यहाँ पार्किंग हो गई थी, अब पार्किंग से निकलने का मौका मिल रहा है। तो सिंपल चीज़ है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और जिसको बैंक निफ्टी की इस 400-500 पॉइंट के मूव से तकलीफ है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि 26,500 के बाद से बैंक निफ्टी ने 5 बार 500 पॉइंट का नॉन स्टॉप मूव दिया ऊपर की तरफ, तब तो अच्छा लगता था। ऐसा तो नहीं हो सकता डिम्पी कि ऊपर वाले मूव सब अच्छे लगे 500 पॉइंट के, नीचे वाले खराब लगे। तो ये होगा, वोलेटिलिटी रहेगी। देखिए, आपने कभी, आप तो रनर रहे हैं, कभी आप वो माउंटेनिंग की पहाड़ पे चढ़े हैं, जितना पहाड़ पे आप ऊपर जाते हैं उतनी हवा तेज होती है। एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो बहुत तेज, हालांकि मैं भी नहीं चढ़ा हूँ, हाँ, लेकिन तो वही सेम चीज है मार्केट में भी। जैसे जैसे आप पीक पे पहुंचेंगे ना, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वहाँ पे टिकना आपके लिए मुश्किल है। एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, एवरेस्ट पे टिके रहना मुश्किल है। चढ़े काफी लोग हैं, कौन 2-4 दिन रह के आया है? तो ये सेम वही चीज है मार्केट के लिए भी। आप चढ़ रहे हैं, लेकिन जितना ऊपर चढ़ेंगे, जितना तेजी से चढ़ेंगे, उतना आपको वापस नीचे भी आना। तो पॉइंट सिंपल है, लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचकर अगर बाजार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो उससे चिंता मत कीजिए। आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार होना है, और वॉलेटिलिटी के लिए तैयार होने का एक ही तरीका है, आपकी पोजीशन थोड़ी हल्की हो जाए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड करें, या फिर मौके का इंतजार करें, थोड़ा करेक्शन आए फिर खरीदें। तो आपको बाजार के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है, बाजार आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बाजार कहाँ है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसकी कलेक्टिव विजडम, सब लोग मिलके क्या सोच रहे हैं, अगर हम उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो कल जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है निफ्टी की, उनका स्टॉप लॉस 11,570 तेजी की पोजीशन जिनकी है, उनका दिन के लिए भी और क्लोजिंग भी 11,570 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन छोड़ दीजिए। इंट्राडे में भी 11,570 के नीचे जाए तो तेजी की पोजीशन छोड़ दीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। बैंक निफ्टी 30,000, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 30,000 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन छोड़ दीजिए, 30,000 के नीचे जाए तो तेजी की पोजीशन छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिनके कल शॉर्ट्स बनाए गए हैं उनके इंट्राडे में 11,738 ये पार करे जो कल का हाई है तो शॉर्ट काट लीजिए, ठीक है। और यही लाइफ टाइम हाई का क्लोजिंग भी है 28 अगस्त का, और क्लोजिंग बेसिस पर 11,700 के ऊपर ही बंद हो जाए, यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर, तब भी शॉर्ट काट लीजिए। अच्छा, तब भी काट? हाँ, 11,700 के ऊपर बंद होने पर मत काट, क्यों, तो फिर रुक जाइए। और बहुत ही फिर भी सेफ रहना चाहें तो 11,738 कर लें, क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों ही। अच्छा, ठीक, झंझट ही खत्म।
ठीक है, दोनों 11,738 कर लीजिए कि 11,738 दिन में तोड़े, 11,738 हाँ प्रीवियस हाई क्लोज करे तो शॉर्ट काट लीजिए बस। तो चलो ये भी काम ठीक है, दोनों ही 11,738 हो गया आपका। 700 वाला हटा देते हैं, हटा दो, 11,738 आपका हो गया और तो क्लियर कट है, आपको वहाँ अपनी शॉर्ट काट लेनी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी क्या यही लेवल रख सकते हैं कॉमन, या फिर दोनों में भी फर्क रखें? क्लोजिंग रखने में रख सकते, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है कि थोड़ा सा है ना, क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस आपको 30,425 रखना चाहिए। 30,425 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो क्लोजिंग बेसिस पे आप अपनी शॉर्ट काट लीजिए और इंट्राडे के लिए 30,500 रखिए। वैसे आप कमजोर ट्रेडर हैं तो 30,425 भी रख सकते हैं, लेकिन 30,500 सही स्टॉप लॉस है, वही रखना चाहिए एक्चुअली। 30,500 के पार निकले दिन के दौरान शॉर्ट काट लीजिए, 30,425 के ऊपर बंद हो शॉर्ट काट लीजिए। ठीक है, शॉर्ट्स वालों को एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि 30,500 के जब तक ये नहीं होता पार, अपने शॉर्ट्स को रखिएगा भी, क्योंकि कल का भी जो बेनिफिट है, कल का हाई और कल का लो आप देखेंगे ना तो आपको साफ पता लग जाएगा कि अगर आपने घबराए नहीं होंगे, लेवल्स के साथ बने होंगे, तो आपको जल्दी जल्दी पैसा भी बना होगा शॉर्ट्स का, जिनके शॉर्ट्स खड़े थे सिस्टम में। अब सर नई पोजीशंस बनानी है आज, कल का मूव भी हमारे सामने है, बहुत सारे ग्लोबल संकेत भी, पैरामीटर्स भी हमारे सामने है, आज पोजीशंस बनाए क्या सिर्फ आज देखें? ना बनाए, देखिए क्यों, अरे ऐसे मार्केट ट्रेड नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे डिम्पी जी? ये तो बहुत फर्स्ट क्लास मार्केट है ट्रेडर्स के लिए। सी ट्रेडर्स को क्या चाहिए, दिन के दौरान मूव मिले। सुस्ती वाले मार्केट में क्या मजा है सर? असल में मैं इसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से ना आदत हो गई है, वो आदत में शुमार हो गया कि 100 पॉइंट आपको निफ्टी देखनी है, 400 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी देखनी है। जब तक आप लत है, अब हम जिनको लत है तो उनको क्या, जब तक वो वाला टेस्ट ना आए ना तो ऐसा लगता है एक तरफा मार्केट देखने की जो आदत पड़ी, एक तरफा भी है और वॉलेटिलिटी, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की मार्केट होती है। अभी आप देखो ना 200 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी नीचे मिले और एकाएक आप क्लोजिंग देखते हो 300 पॉइंट ऊपर, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ देखिए बाजार चला है। देखिए इसलिए मेरे सवाल बार बार इसलिए इसी तरह के आ रहे हैं। देखो सबसे छोटा करेक्शन जो तेजी के मार्केट में होता है वो 1.5 दिन का होता है, जो सबसे छोटा करेक्शन होता है, जो अगर 1 घंटे में। अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे, क्या कल बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया? हाँ कल रिकॉर्ड, कल क्या सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई बनाया? बिल्कुल बनाया। क्या निफ्टी कल लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। तो फिर खराब कहाँ है? आखिरी 1 घंटे में, 1 घंटा भी नहीं, 2:45 बजे से 3:15 बजे के बीच में, 3:30 बजे के बीच में आधा घंटे में एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आई। किसी को करनी होगी, कर ली, खत्म। और अचानक से कोई सुबह 10 बजे से बेचे तो लोगों को पता रहता है कि अच्छा भाई किसी को बेचना है, सब लोग मिलके खरीद ले। लेकिन किसी को 3:15 बजे बेचना है, 2:45 बजे बेचना है, किसी को 3 बजे बेचना है। लोग अब अंदाजा लगाएं कि खाली बैंक निफ्टी गिराया, हो सकता है इस बार रेट कट नहीं आएगा, मत आए। कौन सा रेट कट नहीं आने से बाजार बंद हो जाएगा? ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज कल में थोड़ा बैंक निफ्टी सुस्त हो भी जाए, वैसे भी मार्च की सीरीज इतनी फैंटास्टिक रही है, तो अप्रैल की सीरीज में थोड़ा बैंक निफ्टी रुकेगा तो अच्छा है ना। हर सीरीज में एक इंडेक्स थोड़ी चलेगा। और बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा हो जाए, दूसरे सेक्टर्स पकड़ लेंगे, मेटल कर लेगा, आईटी कर लेगा काम, दिक्कत का है। तो और अच्छा है कि पॉलिसी के पहले थोड़ा हल्का हो जाए, तो पॉलिसी में आप कम उम्मीद के साथ जाएंगे। एक तो आप 31,000 के नजदीक पॉलिसी में घुसे बैंक निफ्टी पे, और दूसरा 31,29,500 के नजदीक, उसमें बहुत फर्क है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कल का मूव है वो एकदम परफेक्ट है, कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। कि बस भाई अगर तेजी करने वाले ट्रेडर्स को इतना डर लगता है कि आधा 1 घंटे की मंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर कैसे तेजी करेंगे, है ना? नहीं, डर नहीं था एक्चुअली, वो क्या हम उसको अर्ली वार्निंग समझे कि कल जैसा हो रहा है कि 70-80 पॉइंट एकदम से। सावधानी और वार्निंग तो हमेशा समझने का डिम्पी। ये मान के चलिए कि आप मार्केट में आए, आप सीखेंगे, यहाँ पर पैसा देंगे, जो पैसा देगा वही सीखेगा। तो ये तो हमेशा पोजीशन लेते ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम होते नहीं है। अगर पहले से सावधानी हो तो आप कभी पोजीशन ले नहीं पाएंगे, लेकिन पोजीशन लेने के तो तुरंत बाद सावधान हो ही जाना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका एक ही तरीका है, जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है आप स्टॉप लॉस रखिए, उसके बगैर काम। ठीक है, स्टॉप लॉस भी रखिए और थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम कर लीजिए अगर आपको ये मैनेज भी करना है तो। अब नई पोजीशंस बनाने के लिए लेवल्स क्या और एंट्री कैसे लेनी है? नई पोजीशन 11,625 11,650 की रेंज में, 11,625 11,570 की रेंज नहीं, हाँ नहीं, 11,625 11,650 की रेंज में आप खरीद सकते हैं। हाँ कल का लो 11,644 है, करेक्ट, ये रेंज सही है। 11,625 11,650 की रेंज में खरीदी। 11,570 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 700 725 750 3 टारगेट के लिए शॉर्ट करना है। शॉर्ट वाले कल ही है वही वाला मामला जो कल हमने कहा था। 11,725 11,775 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, कल आपको मौका मिला उस रेंज में शॉर्ट करने का। 11,800 का स्टॉप लॉस सर,
टारगेट जो था 11,700 11,650 के कल दिए थे, कल 11,650 आपका हासिल भी हुआ। अगर आपने कल शॉर्ट किया होता तो कल आपका शॉर्ट का टारगेट भी हासिल होता था। आज भी है, आज टारगेट नीचे वाला थोड़ा सा मैंने ऊपर किया है, 11,650 के बजाय सिर्फ 11,675, इतना ही। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी आपके पास दो तरीका है, एक तो 30,200 पे खरीद सकते हैं और दूसरा 30,050 पे खरीद सकते हैं। तो 30,200 पे भी ले सकते हैं, 30,050 पे भी ले सकते हैं, दोनों जगह ले सकते हैं। और नीचे आपका स्टॉप लॉस 29,950 का बनेगा, 30,200 30,300। और अगर आप 30,250 30,250 के आसपास ले रहे हैं तो 30,425 और 30,500 के दो टारगेट बनते हैं। तो कहाँ खुलता है बैंक निफ्टी वो देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में पक्के से आज के 2,000 आएंगे। ओके, हाँ, ये बात पक्की है। और शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी तो 30,500 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। 30,650 लाइफ टाइम हाई आपका स्टॉप लॉस है, 30,350 और 30,200 के टारगेट के लिए, ठीक है। ये विक्स अब 1.4 है और 18 का थोड़ा सा ऊपर है विक्स, पीसीआर तो हाँ थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा है विक्स। पीसीआर एकदम कंफर्टेबल है। ठीक है सर, पहले जरा सेक्टर्स और बता दीजिए। मेटल, आईटी दोनों पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, यहाँ खरीदारी हो सकती है। तेल कंपनियों में और ऑटो कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग आने की राय है। तेल कंपनियों में कच्चा तेल चूंकि 70 के नजदीक आया, अगर रुपया थोड़ा भी कमजोर हो गया, भागे हुए शेयर हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑटो नंबर्स इतने दमदार नहीं है, हालांकि पता है खराब आने, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बस। और एफएनओ बैन में कोई बदलाव है नहीं। हाँ, 3 शेयर है जो पहले के पहले जो है बैन में, एक अदानी का अदानी पावर और एक अंबानी का रिलायंस पावर और एक आईडीबीआई। तो अदानी और अंबानी दोनों के शेयर एक एक बैन में है। अब आते हैं आज के स्टॉक्स पे, लेकिन उससे पहले जरा चढ़ रही है आप पर लगता है चुनाव की खुमारी चढ़ रही है, रहता ही है बिल्कुल। जरा एफआईज और एफएंडओ के आंकड़े भी जरा डिस्कस करने जरूरी है। आंकड़े काफी बेहतर हैं। 900 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईज की तरफ से हुई है। अच्छी बात यह डिम्पी के वायदा कारोबार में भी बढ़िया आंकड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स 500 करोड़ के बेचे, 350 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो आंकड़े बेहद दमदार है एफआईज के। कल की कमजोरी के बावजूद शानदार खरीदारी हुई है। लेकिन जिसको आप सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं कैश में, उसमें डीआईएस ने ज्यादा बिकवाली की एफआईज की खरीदारी से। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सामने 340 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर भी गिन लीजिए, 900 300 1250 करोड़ की खरीदारी हो गई एफआईज की स्टॉक्स में। नेट 1000 करोड़ की बेची है तो मतलब ठीक है, घरेलू फंड बेच ही रहे हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। भाई आप मार्च का महीना देखिए, 32,000 करोड़ से ज्यादा का एफआईज इन्वेस्टमेंट आया है, 2007 के बाद का सबसे बेस्ट महीना है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिखती नहीं, आंकड़े बढ़िया हैं। ठीक है, अब जरा एफएंडओ के आंकड़ों के हिसाब से निफ्टी में बड़े दिनों बाद एक अच्छी चीज हुई, और वो भी सीरीज के दूसरे दिन 8 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में से घटे हैं। तो तेजी करने वालों में है ना हिम्मत नहीं होती, डर बहुत लगता है इन्हें। मंदी करने वाले तो होते हैं, वो क्या बोलना चाहिए इसको, ढीठ है ना, हम नहीं सुधरेंगे टाइप। और तेजी करने वाले होते हैं डरपोक। 50 पॉइंट गिरते एकदम ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया लुटने वाली है, आज खत्म हो जाएगी। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा ही मैं ही ना लल्लू बन जाऊं खरीदारी करके। मतलब जबकि तेजी करने वाले में अगर कोई निफ्टी 11,500 पे ले ले तो नुकसान कितना हो सकता है, मैक्सिमम 11,500 पॉइंट की, जीरो ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता निफ्टी कभी भी। जबकि तेजी करने वाले, अगर जो शॉर्ट करने वाला 11,500 पे शॉर्ट करा वो बोले मैं कभी नहीं काटूंगा, तो 1,11,500 भी हो सकता है कभी निफ्टी। तो लेकिन उसके बावजूद मंदी करने वाले डरते नहीं है और तेजी करने वाले डरपोक हैं। मंदी करने वाले ढीठ है, जल्दी से कटते नहीं है, उन्हें मार्केट ही काटता है। तो कल 8 लाख शेयर पहली बार कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन प्रीमियम बढ़कर आई है 80 पॉइंट के आसपास की। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 11,600 आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। 21 लाख शेयर वहाँ पर पुट में खड़े हुए हैं, और साथ ही वीकली एक्सपायरी के लिहाज से भी 11,600 के पुट पे 12 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 11,700 छोटी रुकावट है, जहाँ 23 लाख शेयर है, उसको पार होने के बाद थोड़ी और खरीदारी हो सकती है। अभी तक डेटा में बहुत ज़्यादा पोजीशन अभी तक बनी नहीं है डिम्पी में, तो कुल मिलाकर ये आपके लिए निफ्टी के डेटा है। बैंक निफ्टी में भी 1.25 लाख शेयर कल कम हुए हैं। सीरीज की शुरुआत में आमतौर पर ओपन इंटरेस्ट घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, लेकिन कल ऐसा देखने को मिला है। और प्रीमियम सबसे बड़ी बात, ये आज दिक्कत करेगा। आज आपको लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो सकता है, आज आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर खुल जाए, लेकिन ऊपर खुल भी गए तो तेजी करने वाले बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बना पाएंगे जिन्होंने फ्यूचर खरीदा। उसकी वजह है कि कल 177 पॉइंट की प्रीमियम हो गई, 100 पॉइंट से बढ़ गया। 77 पॉइंट तो 78 पॉइंट आपके प्रीमियम में बढ़ गए। आप करोगे क्या? आज 50 पॉइंट की तो प्रीमियम कम हो जाएगी आपकी, 125 पॉइंट की प्रीमियम 125 पॉइंट रह गई। तो तेजी करके जिसने फ्यूचर खरीदा है, कैश में बढ़ रहा है, स्पॉट में बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। तो पैसा बनाना इतना आसान है नहीं इस मार्केट में। जैसे ही निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे आता है, प्रीमियम बढ़ जाती है, जैसे ऊपर जाता है प्रीमियम घट जाती है। तो उल्टा तेजी करने वालों को नुकसान ज्यादा हो रहा है प्रीमियम के मामले में। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पोजीशन है नहीं, 30,000 मजबूत सपोर्ट है, 7 लाख शेयर है। 30,500 पर 7 लाख शेयर हैं कॉल्स में, वो पार होते ही आपको 150 पॉइंट और मिल जाएंगे। 30,500 के ऊपर टिकना जरूरी है, और वो टिकते ही आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। ठीक है,
अब आज के जरा स्टॉक्स भी देख लेते हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे, आज का शेयर आइशर मोटर्स ये खराब प्रदर्शन करना बंद करेगा नहीं, और मैं शॉर्ट करने की राय देना बंद करूंगा नहीं। हर बार हम दोनों के बीच में टसल चलती। हाँ, पिछली बार मैं जीता था, पिछली बार आप जीते। हाँ, पिछली बार हमारा टारगेट हासिल हुआ था। आज भी देखते हैं क्या होता है। आज जबकि एक खबर और भी है, विनोद दसारी साहब जो अशोक लेलैंड के हेड थे, उन्हें लाया गया है रॉयल एनफील्ड चलाने के लिए, और उसको लेकर लोग काफ़ी बुलिश है, लेकिन मैं नहीं। ऐसा तो अशोक लेलैंड में उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से कि विनोद दसारी आइशर को टर्न अराउंड कर देंगे। दूसरा ये कि आइशर पूरा ब्रांडिंग वाला बिजनेस है। बाइक आदमी है ना, ज़रूरत से कम खरीदता है, दिखावे के लिए ज़्यादा खरीदता है। मेरे पास बुलेट है, मेरे पास ये वाली है, तो ये ब्रांड वाला बिजनेस। कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड में ब्रांड वाला बिजनेस नहीं है। वहाँ तो चाहिए, हाँ, बिजनेस करना तो चाहिए कमर्शियल व्हीकल। हाँ, वहाँ तो बिजनेस करने वाला चाहिए, यहाँ ब्रांड बनाने वाला चाहिए। और दूसरा, आज तक अब तक जो ब्रांड बनाई वो तो सिद्धार्थ लाल साहब ने बनाई है। और सिद्धार्थ लाल साहब, मैं तो उल्टा इसको नेगेटिव समझता हूँ कि सिद्धार्थ लाल साहब कहते हैं अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेंगे यही करेंगे। तो अब आप मुसीबत के वक्त जब 60,000 गाड़ियाँ आ गई आपकी, घटते घटते 55,000 की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तब आप किसी नए को कमान संभाल रहे हैं कि अब ये देखेंगे। मैं तो अच्छा नहीं समझता। देखिए, मैं उल्टा देखता हूँ इसको। हालांकि काफ़ी लोग जिनको एक्सपीरियंस है वो, हाँ, जिन्होंने अब तक रॉयल एनफील्ड को इस लेवल तक ले गए, वो कहते हैं कि अब मैं डे टू डे नहीं देखूंगा, ये देखेंगे। मेरा ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। क्यों भाई? सिद्धार्थ लाल साहब, आप दिखाओ उनकी शक्ल, यंग है, एकदम फर्स्ट क्लास नौजवान है, बढ़िया काम कर सकते हैं, प्रोमोटर हैं, उनको करना चाहिए, दूसरों को क्यों दे रहे हैं? अब प्लस दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटर्स है ना, बहुत सारे वो नए नए लॉन्चेस कर रहे हैं, तो मुश्किल है मामला। तो मेरा ये मानना है। बट हाँ, जैसे कि स्टॉक की आदत है हमें गलत साबित करने की, कभी भी कर सकता है। तो बहुत गैप से खुले तो फिर संभल कर शॉर्ट करें या फिर ना करें। 20,250 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, ये शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। कैश के लेवल में आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर्स के नहीं दे रहा। 20,250 कैश का लेवल है, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 19,700 19,500 इतना तो आ ही सकता है कम से कम। इसमें मेरा एक छोटा सा 20,500 का हमारा पूरा टारगेट था, आपको याद है, परसों का। वो टारगेट हासिल हुआ। उसके बाद 19,500 तक के और 20,000 और 19,500 के भी टारगेट दिए। तो मुझे लगता है 19,500 तक के टारगेट आज आ जाने चाहिए। ठीक है। इसमें बिल्कुल मेरा एक छोटा सा सवाल है, ज़्यादातर ऑटो कंपनीज को हमको पता था कि सेल्स के इस बार आंकड़े अच्छे नहीं आने वाले, वैसे ही तो आए हैं। तो मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया होगा? किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन 28% कमाएंगे इतना नहीं किया था। ओके। प्लस मैं तो इसको नेगेटिव देख रहा हूँ। देखिए, मार्केट कुछ भी सोचे, मेरे लिए तो सिद्धार्थ लाल साहब बिजनेस नहीं चलाएंगे, तो मुझे तो सोचना पड़े। आइशर मतलब सिद्धार्थ लाल? हाँ, आइशर मतलब सिद्धार्थ लाल, सिंपल। उसमें कोई भी नाम आए तो आप उसको उतना तवज्जो नहीं देंगे? मतलब मैं तो आज, मुझे आप पूरा बोले कि इस पूरी इंडस्ट्री में आप ये बोले राजीव बजाज साहब के मुकाबले में कौन अच्छा आदमी हो सकता है बजाज ऑटो चलाने वाला? ये वैसे ही मामला है ना। बिल्कुल है। हाँ, वैसे सिद्धार्थ लाल साहब के साथ आइशर, उनसे बढ़िया कौन चला सकता है? इसलिए ठीक है। तो आप जरा लेवल्स नोट कीजिएगा, 19,700 19,500 दो टारगेट्स हैं आपके लिए, और आपको स्टॉप लॉस 20,250 का भी रखना है। खैर, आज का हीरो भी आपके सामने रखेंगे, और वो होगा ठीक 9 बजे के बाद, जब मार्केट भी प्री ओपनिंग सेशन में चला जाएगा। लेकिन इस बीच रिसर्च टीम है जुड़ रही है शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज के ट्रिगर से शुरुआत करते हैं, जिसमें आइडिया के राइट्स इशू का आज रिकॉर्ड डेट है, यानी कि अगर आपके पास आज ये शेयर्स आपके खाते में हैं तो आप राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने के हकदार हैं। इसके अलावा पावर कंपनीज के स्ट्रेस एसेट पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होगी, तो आज पावर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां होंगी वो कहीं ना कहीं फोकस में होंगी। खबर मैं फिर से बता दूं कि पावर कंपनी के स्ट्रेस एसेट्स पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, जो ऑटो नंबर्स की आप बात कर रहे थे, उसमें मार्च बिक्री का आंकड़ा है, कुल घरेलू बिक्री 1% घटी है, लेकिन इनकी जो कमर्शियल व्हीकल बिक्री है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पर इजाफा देखने को मिलेगा, तो 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली सालाना आधार पर। और घरेलू कार बिक्री में 12% का ड्रॉप, जो दबाव आया है उसमें कार बिक्री की वजह से 12% का ड्रॉप देखने को मिला है। उसकी वजह से टाटा मोटर्स की कुल मिलाकर बिक्री 1% घटती हुई नजर आई है। हीरो मोटोकॉर्प, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि यहाँ पर कंपनी की जो बिक्री होगी वो लगभग 26 से 28% घट सकती है, और बिल्कुल उसी तर्ज पर 26% घटी है बिक्री मार्च में। 5,81,000 यूनिट जो है उस कंपनी ने बेची है। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर कुल बिक्री में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, 3,10,000 यूनिट कंपनी बेच पाई है। हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 लाख के आसपास का आंकड़ा आएगा, लेकिन यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि जो बिक्री में गिरावट देखने को मिली है ये स्कूटर सेल्स की वजह से देखने को मिली है, वहाँ प्रेशर था। मोटरसाइकिल सेल्स है, वहाँ पर 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स में भी 28% का इजाफा देखने को मिला है।
बैंक्स फोकस में रहेंगे। 23 अप्रैल से आरबीआई फिर से डॉलर स्वैप विंडो जो है, डॉलर रुपी स्वैप विंडो, उसका दूसरा चरण शुरू कर रहा है। डॉलर स्वैप के जरिए इस बार 34,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए जाएंगे सिस्टम में। पिछली बार भी यही अमाउंट था जो आरबीआई ने इन्फ्यूज किया था, तो एक और पॉजिटिव खबर बैंकों के लिए। और दूसरी खबर यह है कि आरबीआई ने प्रोविजनिंग डिस्क्लोजर नियम जो है उसको आसान कर दिया है। छोटे बैंकों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर समझी जा रही है। कोल इंडिया, इस पे फोकस करें क्योंकि FY19 उत्पादन और ऑफटेक का जो आंकड़ा है उसमें 60 करोड़ टन के पार पहुंचा है आंकड़ा। मार्च में उत्पादन लगभग 9.5% बढ़ा है और सालाना आधार पर ऑफटेक में लगभग 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव खबर है। और NMDC, जिसमें FY19 में ये कह रहे हैं कि आयरन ओर उत्पादन 32.44 मिलियन टन रहा है और आयरन ओर बिक्री में भी अच्छा इजाफा रहा है, ये भी 32 मिलियन टन के पार रही है। और ये जो 30 मिलियन का फिगर है, ये लगातार तीसरे साल कंपनी ने इसके ऊपर का आंकड़ा पेश किया है। तो कहीं ना कहीं बेहतर खबर NMDC के लिए। और आखिर में है टाटा स्टील, जिसमें खबर ये है कि EU से मर्जर की मंजूरी मिलने के लिए ये एसेट बेचने जा रहे हैं, टाटा स्टील और थिसन ग्रुप, जिसमें थिसन ग्रुप और टाटा स्टील ने एसेट बिकवाले की, कुछ चुनिंदा एसेट बिकवाले की सूची जारी कर दी है। और दूसरी खबर ये टाटा स्टील के लिए कि S&P ने इनकी रेटिंग जो है वो BB- स्टेबल से बढ़ाकर BB- पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स है जिसपे अलग अलग शेयर्स पे जो खबरें हैं वो असर दिखाएंगी। पूजा बताएं आपके पास आज की खबर वाले शेयर्स कौन से हैं? सिप्ला पर नजर रखिए। आज से जुड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि अस्थमा ड्रग के लिए कंपनी ने पुलामेट्रिक्स कंपनी के साथ करार कर लिया है और इसके जरिए कंपनी ने करीब $2.2 करोड़ निवेश किए हैं। तो आज सिप्ला फोकस में रहेगा। इसके अलावा जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, लगातार खबरों में है ये कंपनी भी। और अब ये खबर आ रही है कि DGC ने गर्मियों की उड़ान यानी कि समर शेड्यूल को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सिर्फ 25 अप्रैल तक के लिए ही ये मंजूरी दे दी है। वहीं बाकी सारे जो एयरलाइंस हैं वो समर शेड्यूल में विमान अक्टूबर तक उड़ा सकते हैं। तो ये खबर का असर जेट एयरवेज में देखने की उम्मीद है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखिए। कंपनी ने अपने बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं, जिसमें कि इस बार करीब 2100 करोड़ की बुकिंग हुई है। Q3 भी अच्छा था कंपनी के लिए, लेकिन Q4 कंपनी का बेस्ट एवर क्वार्टर माना जा रहा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज फोकस में रहेगा। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर भी नजर रखिए। प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ने सब्सिडरी में हिस्सा खरीदा है, जिसके जरिए करीब 850 करोड़ का निवेश किया है कंपनी में। तो आज गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स भी फोकस में रहेगा। वेस्टर्न कॉर्प से जुड़ी भी एक पॉजिटिव खबर आ रही है। कमर्शियल टैक्स अथॉरिटी ने अपना जो टैक्स डिमांड का नोटिस था वो वापस ले लिया है। जनवरी 2016 का मामला था जिसमें 100 करोड़ का डिमांड नोटिस कंपनी को भेजा गया था, तो वह वापस ले लिया गया है। वेस्टर्न कॉर्प भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी हुई है। एशियन ग्रैनेटो में प्रमोटर्स ने करीब 1.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी के खरीदारी 29 मार्च को देखी गई है। और इसके अलावा मन इंफ्रा में भी प्रमोटर्स ने करीब 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के 29 मार्च को। तो ये दो स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। ठीक है, दिवांशी से जल्दी से जान लेते हैं आज की रिपोर्ट्स भी। दिवांशी बताएं आप। बिल्कुल, आज अगर मैक्रोस की बात करें तो दो रिपोर्ट्स आई है, एक CLSC की और एक क्रेडिट स्विस की। दोनों ही थोड़े से निराश करने वाले रिपोर्ट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं इंडिया मैक्रोस पर। सबसे पहले अगर मैं CLSC की बात करूँ तो ये मानते हैं कि FY19 में सरकार की जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल दिख सकता है, जिसको लेकर FY20 में वित्तीय घाटे की चिंता यहाँ पे थोड़ी सी बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा यहाँ पे FY20 में लक्ष्य हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो पूरा जो फोकस है वो GST के नंबर्स पर ही होगा। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि क्योंकि अब चुनाव है तो पॉपुलिस्ट मेजर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसी के चलते यहाँ पे जो वित्तीय घाटा है वो और भी बढ़ सकता है, तो इसको लेके काफ़ी चिंताएं आगे भी बनी हुई हैं। साथ ही अगर क्रेडिट स्विस की माने तो वो ये मानते हैं कि FII का जो लगातार निवेश चल रहा है वो जारी रहना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो रिकवरी है, अर्निंग्स में जो रिकवरी है वो आनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। जो ग्रोथ में रिकवरी की हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, अनुमान था, वो आना थोड़ा सा कम है। और इसके अलावा खपत से ज़्यादा या जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं उनसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं वो प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं। ये पूरा सेक्टर जो फाइनेंशियल्स है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो ये तो रिपोर्ट्स आपकी मैक्रो वाली होगी। स्टॉक्स पे बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, तो सबसे बढ़िया किस पे? सबसे बढ़िया आज SBI पर लग रही है, क्योंकि आज मॉर्गन स्टैनली ने SBI पर 425 तक के लक्ष्य दिए हैं, जो पहले 375 था। और वो ये मानते हैं कि FY19 में सभी पैमानों पर सुधार देखने को मिलेगा। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी घटती हुई दिख सकती है।
FY21 तक एनपीएस की जितनी भी चिंता है वो खत्म होती हुई दिखेंगी। इसी के चलते उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य बढ़ा दिया है। साथ ही आज HDFC बैंक पर क्रेडिट स्विस की पॉजिटिव रिपोर्ट है। यहाँ पे भी लक्ष्य उन्होंने 200 रुपये से बढ़ा दिया है। 2700 के नए लक्ष्य हैं और वो ये मानते हैं कि कॉस्ट टू इनकम जो रेशियो होता है, कितनी कॉस्ट है आपकी इनकम के सामने, वो लगातार घट रही है। अभी फिलहाल 40% होने का अनुमान है और आने वाले तिमाही में और भी सुधरने का अनुमान है। और साथ ही आज ऑटो एंसिलरी में एंड्योरेंस टेक पर मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे लक्ष्य 1400 तक के हैं और वो ये मानते हैं आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और मानते हैं कि जो भी फिलहाल नए नियम आए हैं और प्रीमियमाइजेशन है उसका जो की बेनिफिशियरी है वो एंड्योरेंस टेक है। इसका फायदा एंड्योरेंस टेक को जरूर मिलता हुआ दिखेगा। और आखिर में आज मॉर्गन स्टैनली की कोल इंडिया पर पॉजिटिव रिपोर्ट है। ओवरवेट रेटिंग है, 268 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे हैं कि जो सब्सिडरी से प्रोडक्शन बढ़ा है उससे कोल इंडिया को ओवरऑल काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज करिए आप फोकस। एक्शन रहने वाला है भरपूर। चलिए करते हैं एक्शन की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ अविनाश गोरक्षर साहब और पुणे से किरण जाधव साहब जुड़ चुके हैं और दिल्ली से राकेश जी हमारे साथ हैं। कुणाल जी के आने की तैयारी है। आप सबका स्वागत है। शुरुआत अविनाश जी आपके साथ बताइए सर, कौन से स्टॉक्स आज आपकी लिस्ट में? अनिल जी, पहला स्टॉक जो हमको पसंद है वो आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा है। हमको लग रहा है कि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी गिर चुका है और नॉट ओनली कंपनी का शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी का बायबैक करीबन 950 रुपये में है, लेकिन जिस प्रकार से आगे की जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज़ FY20 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ से करीबन अगर 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया है तो मैं समझता हूँ कि 900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो एग्री स्पेस में हमको पसंद है वो गोदरेज एग्रोवेट है। ये भी स्टॉक काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ऊपरी लेवल से काफ़ी गिर चुका है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली मानसून अच्छे होते हैं और रूरल रिलेटेड अगर फोकस मिलता है कंटिन्यूड गवर्नमेंट से भी तो इस स्टॉक में ज़रूर एक अच्छी है। जैसे आज भी थी गोदरेज एग्रोवेट पे जब बजट बना था तब ऐसा लग ही रहा था कि इनके सारे सेगमेंट को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब आप मानसून वाला ट्रिगर भी बता रहे हैं विनाश, तो ये सारी की सारी चीज़ें गोदरेज एग्रोवेट को लाइमलाइट में रखेंगे। ध्यान रखिए इसमें खरीदारी की राय है। 675 का बड़ा टारगेट है। टेक महिंद्रा अगर आईटी में कुछ चुनाव कर रहे हैं तो अविनाश जी ने आपको पहले ही एक शेयर दे दिया 900 रुपये के टारगेट के लिए। कल का अगर आप ट्रेड देखा होगा अपने टेक महिंद्रा का तो दिन भर इसने अपनी बढ़त को बनाए रखा, कहीं भी कोई कमजोरी का सिग्नल नहीं दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, आज आपके ट्रेड कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। 3 ट्रेड्स है, 2 बाय 1 सेल। पहले सेल की बात करूंगा। पहला एस्कॉर्ट्स बेचने की सलाह है। चार्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल इसने आखिरी 1 घंटे के अंदर तोड़ा था और उसके बाद काफी अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 790 का रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और मैं मानता हूं 755 से 750 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरे 2 बाय कॉल में से एक होगा आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू में मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न और वो नेकलाइन को जो वॉल्यूम से तोड़ा हुआ है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो पिछले 2 स्विंग हाइज थे उसको निकाल दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन चेन डेटा भी स्ट्रॉन्ग है। कल 2 ही सत्र हो गए अप्रैल सीरीज में डिम्पी जी पर 400 के कॉल में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि 380 390 के लेवल्स आपको कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए और इस ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, वो रहेगा करीबन 355 का। तो और तीसरा स्टॉक रहेगा मैस्टेक में। मैस्टेक में मेरा मानना है कि इधर भी काफी अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। मैस्टेक में मेरा अगर लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो स्टॉप लॉस 460 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 490 से 500 के लेवल्स के करीब हम जाते हुए देखेंगे आज इस स्टॉक। क्या 490 से 500 तक के टारगेट मिलेंगे? काफी दिनों बाद मैस्टेक की चर्चा हुई है। बढ़िया शेयर आप ढूंढ के लाए हैं, बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर कल की क्लोजिंग भी हमको मिली है। नोटिस ही नहीं होता आजकल तो मैस्टेक, लेकिन अच्छा है ये शेयर आपने अगर ढूंढा और आपकी लिस्ट में भी है तो कुछ ना कुछ तो आज काम करेगा ही। 490 500 टारगेट जरा नोट कीजिएगा। 460 का एक स्टॉप लॉस भी है। सिर्फ 10 रुपये का रिस्क है और आने के लिए 30 रुपये है, जाने के लिए 10 रुपये है। तो 1:3 की रेशियो है। अब बंसल जी का भी स्वागत करते हैं। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से शेयर सर आज के। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डिम्पी जी पहले तो एक छोटा सा अपडेट है। गोल्ड पे एक सेल कॉल दिया था और सेल कॉल के बाद गोल्ड की जो है साउथवर्ड जर्नी चालू है। क्रूड पर एक बाय कॉल दिया हुआ है और बाय कॉल के बाद क्रूड की नॉर्थवर्ड जर्नी जो है वो चालू है। और डिम्पी जी आज के लिए एक ही कॉल है और बिकवाली की राय है एस्कॉर्ट्स पर। और ऑटो स्पेस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है अनिल जी कंटिन्यूसली। आयशर मोटर काफी ऊपरी स्तरों से अनिल जी यहाँ पर अनिल जी का व्यू नेगेटिव है।
एस्कॉर्ट्स देखें तो अभी तक मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और कल इसके अंदर एक टेक्निकली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। टेक्निकली ऑटो के अंदर अभी तक तो आउट परफॉर्म कर रहा था, अब लगता है कि कैचअप करेगा हीरो मोटरकॉर्प और आयशर के साथ। यहाँ पे बिकवाली की राय है, 806 का स्टॉप लॉस है, 730 का टारगेट है। ठीक है, एस्कॉर्ट्स इसको आप आज बेच सकते हैं। आज किरण जी की लिस्ट में पहला बिकवाली का शेयर एस्कॉर्ट्स ही है, उन्होंने भी शॉर्ट करने के लिए राय दी है। आप चाहें तो बंसल जी के हिसाब से भी एक टारगेट नोट कर लीजिए, 730 का टारगेट है, शॉर्ट करें, 806 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आशु भी यही बात कल कह भी रहे थे कि अगर आपको ध्यान रखना है ना मानसून के हिसाब से, तो अगर मानसून थोड़ा भी स्कैटर रहता है, अच्छी खबरें नहीं आती हैं, तो इससे जुड़े हुए सेगमेंट भी कमज़ोर हो सकते हैं। कल एफएमसीजी की जब बात बता रहे थे तब उस पर ये बात नोटिस हो रही थी, जब एस्कॉर्ट्स दिन के निचले स्तरों पर था। आज एस्कॉर्ट्स पे वापस से बिकवाली की राय है। ठीक है, बंसल जी का एक और वही अच्छा एनालिसिस है कि सोना अब नीचे है और कच्चा तेल ऊपर है, उसके अंदर बढ़त आ रही है। इनका सर पहले से पूर्व अनुमान था, कैसे से चलता हुआ दिखेगा। खैर, इस बीच कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे आज के ट्रेड। लेकिन इस बीच कुछ खबरों वाले शेयर्स पे जल्दी से आज बात कर लेते हैं, उस पर क्या क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स, इसकी बिक्री के आंकड़े हैं अविनाश जी। इसकी घरेलू बिक्री 1% गिरी है, कमर्शियल बिक्री 4% बढ़ी है। मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो 11% घटा है, घरेलू कार की बिक्री 12% गिरी है। कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल को छोड़ के। मुझे लग रहा है कि डिम्पी इस न्यूज़ पे हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आएगी। इनफैक्ट ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू है वो JLR से आता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल नंबर्स में वीकनेस पैसेंजर कार में एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम में इन्वेंट्री फंसी हुई है, हमको लग रहा है कि काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स डिस्काउंट दे के ये इन्वेंट्री क्लियर कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ से हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त या गिरावट आएगी। ये मोरलेस न्यूट्रल न्यूज़ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली JLR के नंबर्स जब आएंगे तभी मेरे ख्याल से स्टॉक में कोई पॉजिटिव रुझान आ सकता है। JLR के नंबर के बाद ही पॉजिटिव रुझान आने की उम्मीद है। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन रह सकता है, वो है टाटा स्टील। कल भी हमने इसे खरीदारी की राय दी थी, मेरे ख्याल से आज कल के हीरो में था। हाँ, कल का हीरो, आज का हीरो में था। और स्टॉक में अच्छा रनअप दिखा। आज खबर अच्छी है, S&P ने इनकी रेटिंग का आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव किया है और ये एसेट सेल करने की भी बात कर रहे हैं, ताकि जो इनके मर्जर को मंजूरी मिल सके। यूरोपियन यूनियन को जो थाइसन ग्रुप के साथ मर्जर करना चाहते हैं। किरण जी, जरा टाटा स्टील के चार्ट्स देखिए, वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, क्या अभी भी खरीदारी करनी है और अगर कल की किसी की खरीदारी बाकी है तो क्या करना चाहिए? नहीं अनिल जी, बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए। कल हालांकि लास्ट 1 घंटे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पर मेरा मानना है कि ये सिर्फ वीकर सेक्शन थे जिन्होंने बिकवाली की। जिस तरीके से पूरे मार्च सीरीज के जो कंसल्टेशन था उसके ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इधर से करीबन 528, 527 ये वर्स्ट कम सिनेरियोस देखने को मिलेंगे। इधर से वापस एक यूटर्न लेता नजर आ जाना चाहिए टाटा स्टील। मेरा मानना है कि अप्रैल सीरीज की बात करें तो हम 570, 580 की बात करेंगे जो कि टारगेट्स मान के चलने चाहिए। और इस ट्रेड के लिए 517 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाना चाहिए। तो 524 तक बाय करने की सलाह है करंट लेवल से। 518-17 का स्टॉप लॉस रहेगा और 580, 590 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इस सीरीज में। कल मारुति के RC भार्गव हमारे साथ जुड़े थे, तब हम उनसे जब बात कर रहे थे तब उन्होंने बात साफ रखी थी कि कुछ दाम बढ़ सकते हैं गाड़ियों के। कल ही उन्होंने बात हमारे सामने रखी थी कि हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं होगी, बट हाँ दाम बढ़ाए जा सकते हैं। आज खबर भी आई है उस पर। बढ़ाए तो कितने, 690 रुपये बताए? 690 रुपये बढ़ा सिर्फ? हाँ, 690 रुपये बढ़ा है। लेकिन कल हमने उनसे कैटेगोरिकली पूछा भी था कि जो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, कुछ ABC ब्रेक्स जो लगने वाली हैं और कई चीज़ें जो एयर बैग्स कंपलसरी हो जाएंगे जुलाई से, कॉस्टिंग का फ़र्क कितना पड़ेगा नॉर्म्स के बदले से। उन्होंने बोला कॉस्टिंग का फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि उसको आप 15,000 20,000 वाली कैटेगरी में काउंट करें, उससे कम ही होगा। हालांकि ये आंकड़े तो बहुत छोटे हैं। दाम बढ़ा के डीलर डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं। प्राइस बढ़ाने का तो कहीं कोई दूर दूर तक स्कोप है नहीं। इन्वेंट्री लेवल 8-8 हफ्तों की ऊंचाई पड़े हुए हैं, हालत खराब है। दाम बढ़ाने के नाम पे 689 रुपये। अरे मजाक है, 689 रुपये आजकल। मतलब मैं पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी, 690 रुपये मारुति ने गाड़ी के दाम। और गाड़ी खरीदने जा रहे, गाड़ी का बेरिंग खरीदने नहीं जा रहे। मतलब वो डिम्पी जी
थोड़ा तो अच्छा बढ़ाओ, दाम बढ़वाना है तो। नहीं सर, मेरे को दाम बढ़वाने में मेरी भी इच्छा नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि मारुति के अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए, लेकिन एक खबर है इसलिए इस हिसाब से बता रहा हूँ। और मेरे को सिर्फ क्योंकि मैनेजमेंट से कल मैंने ही बात की थी और मैंने ये सवाल पूछा भी था कि आपको दाम बढ़ाएंगे कि गुंजाइश तो नहीं दिख रही है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला हाँ कॉस्टिंग बढ़ रही है, नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, हम दाम तो बढ़ाएंगे बट इतने नहीं बढ़ाएंगे। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि 690 रुपये दाम बढ़ेगा, हालांकि वो एक 24 घंटे के अंदर वो खबर आ जाएगी। हालांकि मैं इस खबर को खबर के तौर पर ही सिर्फ देख रहा हूँ, लेकिन कल मारुति का चार्ट इंटरेस्टिंग था। हाँ, ये बात सही। सेल्स के नंबर आने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी दिन भर मार्केट ने जब सेल ऑफ दिखाया, ऑटो में धड़ाधड़ बिकवाली हो रही थी, लेकिन मारुति टिका रहा, 2.5% ऊपर टिका रहा। इसलिए मेरा सवाल पूछना था कि जब सिर्फ 700 रुपये दाम बढ़ा रहे, दिन भर का चार्ट में कोई साइन नहीं दिखा, तो बंसल जी मारुति में फिर करना क्या है? ये तो सारा का सारी चीज पॉजिटिव ही है ना। देखिए डिम्पी, हर स्टॉक का एक वक्त होता है। मारुति ने निचले स्तरों पर एक सपोर्ट लिया और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला। देखे तो 6500 के अराउंड मारुति ने सपोर्ट लिया, वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला। टेक्निकली डिम्पी को ऐसा पैटर्न नहीं है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम के नजरिए से किसी तरह की खरीदारी की जाए या कोई ट्रेड किया जाए। देखिए ऑटो स्पेस के अंदर दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। अनिल जी की आइशर मोटर पर सेल कॉल है, मेरी और किरण जी की एस्कॉर्ट्स पे सेल कॉल है। तो मेरा ऐसा मानना है मारुति को छोड़ के एस्कॉर्ट्स और आइशर पर फोकस करना चाहिए। सर फोकस तो कर लेंगे, ट्रेड करना है कि नहीं करना? आप बाय करोगे कि सेल करोगे, ये तो बता दो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तो बात ठीक है, हम आइशर मोटर कर ही लेंगे, वो तो हमको पता है, हमको टीवीएस मोटर पे काम करना, वो तो हम कर ही लेंगे। ये तो बता दो मारुति वालों को क्या करना है? देखिए मारुति वालों को कुछ नहीं करना चाहिए डिम्पी। मैं मारुति में कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ना लॉन्ग का ना शॉर्ट का। बंदे जी नहीं बोले, डिगेंगे नहीं अपने स्थान से, बस वो अंगद का पाँव एक बार जम गया बस, कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे। सर मैं भी आपसे पूछ के रहूंगा, ओके। मैं भी आपसे मारुति के बारे में आपसे राय लेके रहूंगा। लेकिन एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में दिख सकता है, वो है एसबीआई। मॉर्गन स्टैनली की बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, 375 से टारगेट 425 किया है। बैंक शेयर थोड़े हिले हुए हैं, कल ही हिले हैं थोड़े से, मतलब डगमगाए हुए हैं। किरण जी, एसबीआई को खरीदना है क्या? खरीदना है तो किस लेवल पर एंट्री सही है और टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखनी चाहिए? अनिल जी, चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है पर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये टाइम कंसोलिडेशन अगर करता है तो अच्छा रहेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, थोड़ा ओवर स्ट्रेस्ड है। हमने कल भी देखा कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा था, जहां पे निफ्टी बहुत अच्छा काम काज कर रहा था। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में अगर हफ्ते डेढ़ हफ्ते इसी रेंज में चलता रहा तो वापस एक बार अच्छी मोमेंटम गैदर करता नजर आएगा। तो एसबीआई डिप्स पे बाय करना चाहिए। 322 का रेट है, 315 310 बहुत ही अच्छे लेवल्स रहेंगे बाय करने के लिए। अगर आपका पोजिशनल व्यू है महीने डेढ़ महीने का तो ये कामकाज करना चाहिए। और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद अगर बाय करते हैं तो आपका आरओआई ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मैं हाई मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने की सलाह दूंगा, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो मैं कुछ ना करने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय एसबीआई पर। अच्छा, एक और स्टॉक है जिस पर आपको राय देनी, जेट एयरवेज। अविनाश जी, जेट एयरवेज ने अपनी गर्मियों का शेड्यूल दे दिया है, और वो शेड्यूल डीजीसीए ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ये फुल फॉर्म? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो नागरिक उड्डयन के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक, उन्होंने इसकी मंजूरी भी दे दी, हाँ भाई आप उड़ाइए, और धीरे धीरे करके 50 उड़ानों तक आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है जेट के लिए, बढ़िया खबर, ठीक है। लेकिन सामने कच्चा तेल बढ़ा भी है, क्या करना है? खरीदना है कि नहीं खरीदना है 266 रुपये में? मुझे लग रहा है कि अनिल जी शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है ये डेफिनेटली डिपेंडेंट है कि लिक्विडिटी कितनी जल्दी आती है। बट एक बात ज़रूर है कि अभी जो एसबीआई ने 1500 करोड़ इनको दिया है, ये विंडो डेफिनेटली इनको आने वाले 1-2 महीने के लिए तो डेफिनेटली एक लाइफलाइन देगी। आगे होपफुली अगर इनका नया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे लेवल्स 290 300 भी दिख सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। इवन जो नया खरीदार आएगा उसको काफ़ी कॉस्ट कटिंग और इनिशिएटिव्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, लेकिन नंबर्स में हमको नहीं लग रहा है इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली आएगा। हाँ, नंबर्स के इम्पैक्ट से एक चीज़ याद आई, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके नंबर्स ठीक हैं, कामकाज भी ठीक है, कंपनियां भी अच्छी है, लेकिन शेयर चलते नहीं है। तो आज हमारा एक खास शो है 10:30 बजे। सर 10 बजे से लगातार
10 बजे से? अरे हाँ, अरे 10 से लगातार है, हर घंटे हर घंटे। क्या करने वाले हैं इसमें? हम ये करने वाले हैं कि जो शेयर खराब है, आज की स्थिति खराब है भाव के हिसाब से, आज मतलब बेहाल है, लेकिन कल वो हो जाएंगे बेमिसाल। तो वो शेयर हम आपके सामने रखने वाले हैं कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से वो नहीं चल रहे, मुश्किल में, किसी न किसी वजह से फंसे हुए बेचारे, लेकिन कल के सुपरस्टार। मेरे और अविनाश जी के जमाने में एक बेमिसाल पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन और राखी की, याद है आपको? याद है ना? हाँ। तो वैसे ही शेयर भी ये बेमिसाल है, बहुत ही बेहतरीन शेयर, जो आपको हम ये बताएंगे कि जहाँ फंडामेंटली सब कुछ ठीक ठाक है, भाव ही अच्छे नहीं है बस। ये बेमिसाल के बारे में बंसल जी से पूछ लें कि उन्होंने भी शायद देखी हो। हाँ, बंसल जी ने कोई छोड़ी थोड़ी होगी पिक्चर। ये तो देखो, इस जमाने में भी बंसल जी हर फ्राइडे पिक्चर देखते, तो कुछ न कुछ बचपन की आदतें लगी होगी, कॉलेज के जमाने की, कि हर शुक्रवार को पिक्चर देखनी, वही चल रही होगी ना। नहीं आते तो अब क्या लगी, पूछो। बंसल जी, ये बेमिसाल मूवी आपने देखी है राखी की? ये राखी पुरानी वाली राखी, नई वाली राखी नहीं। राखी गुलजार है, सावंत नहीं। बहुत फर्क है। नहीं अनिल जी, इसका गाना बड़ा फेमस था, ये कश्मीर है। हाँ, तो मूवी तो अनिल जी मूवी भी देखिए, और ये गाना तो मैं कितनी बार सुनता रहता हूँ। उस जमाने में तो पिक्चरों में देखना, स्विट्जरलैंड वगैरह जाना होता तो आप यश चोपड़ा की पिक्चर देख लो, उसी से काम चलाओ, घूम ना पाए तो चलिए। एनीवे, तो ये बेमिसाल शेयर आपको हर घंटे मिलेंगे, 10 बजे से शुरू हो जाएगा, हर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो मिस मत करिएगा। बेहतरीन शेयर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि आप ट्रेडिंग वाली चीज़ें तो बहुत बताते हो, क्या करें, सुबह सुबह एक्शन ही ट्रेडिंग वाला होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें भी हम आपको बताते हैं, बस ये कि आप मिस मत करिए। हाँ, सिंपल चीज़ें। तो आज इन्वेस्टमेंट के लिए आज से बेहतरीन स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स पूछ लेते हैं जो कुणाल जी को पसंद हो सकते हैं आज ट्रेडिंग करने के लिए। आज से कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए अपनी लिस्ट। जी गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आपको दो स्टॉक्स जिनमें खरीदारी करनी है। सबसे पहले रिलायंस, जिसमें मुझे लगता है कि कल एक बड़ा ब्रेकआउट आया, रिलायंस 1400 के आसपास बंद हुआ, मुझे लगता है कि आज भी तेजी बनी रहेगी, तो रिलायंस को खरीदे। रिलायंस सामने से लीड कर रहा है और मुझे लगता है 1430 1450 के लेवल्स रिलायंस पे आते हुए दिखेंगे। 1375 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर रिलायंस खरीदारी की राय है। दूसरी खरीदारी की राय है हेक्सावेयर में, जहां पर मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट कल के दिन में आते हुए दिखा। पहले हेक्सावेयर का चार्ट कमजोर था, लेकिन कल ही में हमने इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि आज भी तेजी बनी रहेगी। यहां पर 369 का टारगेट होगा, 356 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर हेक्सावेयर खरीदना चाहिए। और बिकवाली की राय है सीजी पावर में, जिसमें फिर से कमजोरी देखने को मिली कल के ट्रेड में और एक ब्रेकडाउन आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 40 के लेवल को तोड़ेगा, यहां पर सीधा 38 और बाद में फिर 36 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो शॉर्ट करें सीजी पावर, स्टॉप लॉस रखें 42 रुपए। चलो, एक काम तो आपने अच्छा कर दिया कि रिलायंस बाय कॉल दीजिए, इसका मतलब निफ्टी ज्यादा गिरेगा नहीं। हाँ, है ना? तो बैंक निफ्टी ढीला हुआ तो भी रिलायंस काम कर जाएगा। कल आशु मदान भी इसके बारे में कह रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अब आप ट्रेड सोचें समझें, और 1400 के ऊपर कल पार हुआ था, लेकिन क्लोज होते होते 1390 आ गया, ये आज खरीदारी की लिस्ट में है। वैसे भी क्रूड थोड़ा बड़ा हुआ है, तो उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी इसके पास आ ही जाता है। एक और अच्छी चीज बताई है इन्होंने कि सीजी पावर को एक बार आप शॉर्ट करके चलें। असल में आज एक खबर ये भी है कि आज पावर कंपनीज के जो स्ट्रेस एसेट्स हैं, जो मुश्किल में फंसे हुए एसेट्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इनके हक में जाएगा, इनके अगेंस्ट में जाएगा, तो ये पावर कंपनीज पर असर डालेगा। सीजी पावर इंपॉर्टेंट है। अविनाश, ये पावर कंपनीज को लेकर इस फैसले का कितना असर होगा? ये तो चल ही रहा है, पुराना ही मामला है असेट्स का। तो नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव संकेत आने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फंडिंग या कोई बेनिफिट इन कंपनीज को मिलता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक छोटा सा अपसाइड मिल सकता है। रही बात सीजी पावर की, तो यहाँ पे इन्होंने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया है, और होपफुली अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेस्ड एसेट्स को लेके कोई बेनिफिट मिलता है, तो इसमें ज़रूर एक छोटा सा बाउंस ज़रूर दिख सकता है। एक और ऑटो सेल्स के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, वो है टीवीएस मोटर्स की। इनकी कुल बिक्री तो 1.5% घटी है, वो सिर्फ स्कूटर्स की वजह से घटी है, अदरवाइज सारा सेगमेंट ठीक है। जैसे इनका 3 व्हीलर 33% बढ़ा, इनका एक्सपोर्ट्स 28% बढ़ गया, इनके मोटरसाइकिल बिक्री 5% बढ़ी है। तो बंसल जी, सिर्फ एक सेगमेंट है इनका, जुपिटर है स्कूटर, तो जिसकी वजह से इनकी सेल्स 1.5% नीचे आई है। स्कूटर का नाम जुपिटर है। टीवीएस का बहुत फेमस स्कूटर है। हाँ, अच्छा। मतलब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए सर। ये स्कूटर तो दोनों की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, बट ये बड़ा ही फेमस है। टीवीएस का मतलब ब्रांड बन चुका है, अब जुपिटर ही लोग जानते हैं वो। अच्छा, तो इसकी वजह से ही कुल बिक्री करीब 1.5% घटी है। वैसे सारे सेगमेंट ठीक है, मोटरसाइकिल, एक्सपोर्ट्स और 3 व्हीलर्स। तो बंसल जी, क्या करना है टीवीएस मोटर्स में? कल इसने भी सरेंडर तो नहीं किया था ज्यादा।
देखिए डिम्पी सरेंडर नहीं करा, बट जिस तरीके से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, मार्केट में मोमेंटम है, यहाँ पर उस तरीके का कुछ दिखता नहीं है कि खरीदारी की जाए। नीचे में एक चीज पॉजिटिव है, 469, 468 एक सपोर्ट है, किसी ने ले रखा है तो वहां का स्टॉप लॉस लगा ले। डिम्पी जी नई खरीदारी की राय नहीं है। देखिए नई खरीदारी के लिए डिम्पी जी दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो कभी मैंने अभी काफी समय से यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात नहीं करी। ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है और मुझे लगता है कि इस सीरीज में ये स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कल हमने वोल्टास पे बाय कॉल दिया था कि नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत पड़ेगी तो उसका एक बेनिफिशियरी यूबीएल भी निकलेगा। तो नए हाइस के लिए टीवीएस मोटर की बनिस्बत यूबीएल की तरफ नजर रखनी चाहिए। ठीक है, वोल्टास तो कल आपने राय दी थी और अपने टारगेट पे पहुंचे, लेकिन आज यूबीएल का आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। हालांकि 1400 के ऊपर की क्लोजिंग पे हमको भी लगता है ये इंटरेस्टिंग ही है अपने आप में। और सामने जब जीएम ब्रूवरीज के नंबर आने हो, लेकर के स्टॉक में यूनाइटेड ब्रूवरीज 1400 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो, तो ये ठीक भी लगता है। ज्यादा गर्मी बढ़े तो वोल्टास के साथ साथ यूबीएल के प्रोडक्ट भी बिकते हैं। हाँ सर, बहुत भी। अच्छा, बंसल जी को पूछ तो लो। बंसल जी ने तो बताया भी। अच्छा, बंसल जी ने कहा कि नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी पड़ेगी, हाँ। उसका वोल्टास तो उन्होंने कल ट्रेड बता दिया। हाँ। अब उनकी नजर यूबीएल पे है। हाँ। बोले इसके प्रोडक्ट से भी गर्मी दूर की जा सकती है। तो आज इस पे बंसल जी की नजर है। अनुभव है या मतलब सुनी सुनाई बातों पर बता रहे हो? ये तो बंसल जी बता सकते हैं। वही तो मैं बंसल जी, ये ग्राउंड चेक, ये चैनल चेक आपने कैसे किया है? देखिए ये सब आसपास का नेटवर्क है और इस आसपास के नेटवर्क में अनिल जी और कुणाल जी का कोई योगदान नहीं है। मैं एज अ डिस्क्लेमर मैं कोई भी यूबीएल का प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता हूँ, सिर्फ आसपास के नेटवर्क से ये इसका मतलब अनबायस्ड ओपिनियन है। अनबायस्ड ओपिनियन है। चलिए, अनबायस्ड बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये होगा आपके स्टॉक। एक और स्टॉक है जो अविनाश जी को पसंद है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। अविनाश जी, रिपोर्ट आई है मक्वायरी की 1400 रुपए के लक्ष्य के साथ में। क्या व्यू है आपका, अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करना है? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर बजाज ऑटो को सर्विस करती है और टू व्हीलर स्पेस में इनका बड़ा एक्सपोजर है। हालांकि इनके पास काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस है कास्टिंग्स का, जो यूरोप में इनका कारोबार है। हमको लग रहा है कि निवेश करने के लिए थोड़ा सा रुके और स्लोली बाइंग करें, क्योंकि डेफिनेटली फंडामेंटली कंपनी बहुत ही बढ़िया है। हाल ही में इन्होंने एक ओएफएस भी किया था करीबन 1100 रुपये में। तो हमको लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन एक बार टू व्हीलर सेक्टर में रिकवरी आती है, वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो इसमें ज़रूर एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बार किरण जी जरा ये पीवीआर का और देखिए शेयर। तो ये 9 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन इन्होंने और खोली हैं। 4 तो खन्ना में खोली है, पंजाब में खन्ना, वहाँ पे खोली गई है, और 5 गुवाहाटी में खोली गई असम में। तो नॉर्थ ईस्ट में भी इनका अच्छा पेनिट्रेशन हो जाएगा। पीवीआर उन चुनिंदा शेयरों में सिर्फ खरीदारी हुई है, शॉर्ट कवरिंग नहीं, सिर्फ खरीदारी हुई है। 1650 तक आ गया है शेयर कल की एडजस्टमेंट के बाद भी। आज क्या करना है सर? लॉन्ग पोजीशन से रखने चाहिए। अभी एक पिछले 3 दिनों से ये कंसिस्टेंटली ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता नजर आ रहा है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। तो आपके अभी स्टॉप लॉसेस करीबन 1615 के करीब होने चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और मेरा मानना है कि ये 1850 1880 के लेवल्स आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए पीवीआर पर आए। लेकिन कुणाल जी जरा एचडीएफसी बैंक पर आए दीजिए। रिपोर्ट यहाँ भी अच्छी आई है। क्रेडिट स्विस कह रहा है टारगेट 2500 से बढ़ा देते हैं, अब 2700 कर देते हैं। स्टॉक चल रहा है 2300 रुपये, यानी कि 400 रुपये की जगह अभी भी ये इन्वेस्टर्स के लिए। खरीदना है इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है आज तक जिस किसी फंड ने, जिस किसी ब्रोकरेज ने जो भी टारगेट एचडीएफसी बैंक पे दिया होगा सारे हासिल हुए हैं। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये लक्ष्य भी हासिल होंगे। स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ करेक्शन में खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, मुझे लगता है कि 2250 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, 2311 का भाव है। तो मान लीजिए कुछ करेक्शन आ जाए और 2250 के आसपास एचडीएफसी बैंक मिले तो वहाँ खरीदना चाहिए। स्ट्रक्चर हालांकि बहुत स्ट्रांग है और लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, तो इन्वेस्टर्स को तो किसी भी डिप में मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक बाय करना चाहिए। अविनाश जी जरा एमएनएम पे क्या करना है? इन्होंने जॉर्डन में एक बख्तरबंद गाड़ियों का इकाई शुरू की है, जो कि आर्म्ड व्हीकल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो एमएनएम पे क्या किया जाए, क्योंकि ये तो टू व्हीलर से लेके इस तरह के आर्मी व्हीकल्स में भी है ये। नहीं, मुझे लग रहा है कि
डिम्पी इस लेवल से डेफिनेटली अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिवली पोजीशनड है। हालांकि इसमें इनके लिए भी ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ज़रूर आएगा, लेकिन इनके पास कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में काफ़ी अलग बिजनेसेस है, ऑटो कंपोनेंट्स है, आईटी है, लॉजिस्टिक्स है, तो हमको लग रहा है कि डाउन साइड काफ़ी कम है और जिनको थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेना है तो इस भाव से ज़रूर खरीदना चाहिए। ये न्यूज़ फ्लो तो पॉजिटिव है ही, बट हमको लग रहा है कि आने वाला साल FY20 होपफुली इनके लिए पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2020 बेहतर रहेगा। 19 तो हो गया ना, हाँ 19 हो गया, 20 चालू हो गया, कल से चालू हो गया अभी 20। ओके, तो ये है आपके लिए राय।